तो यहाँ पर हमारी फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स हैं वो आप देख लीजिए, क्विकली हम समराइज कर देते हैं। हो क्या रहा है, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट और वी कैन से मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंड ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ स्पर्म, थर्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, फोर्थ एक्रोसोमल रिएक्शंस, ओके, एंड देन फिफ्थ वन इज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एंड द सिक्स वन इज कैरियोगेमी, सिक्स वन इज कैरियोगेमी, जहां पर कि ये जो जेनेटिक मटेरियल वो मिल रहा है, ओके, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो oocyte मूवमेंट कर रही है, oocyte जो कैसी है वो इमोटाइल होती है, और यहाँ पर फिम्ब्री के मूवमेंट की वजह से प्लस सीलिया के मूवमेंट की वजह से इसको पिक कर लिया जाता है एम्पुला एरिया में, ओके, एंड देन इस फिम्ब्री से एम्पुला तक पहुंचने में इसको कौन मदद करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसकी मदद करता है। देन स्पर्म जो है, स्पर्म कहाँ पहुंच रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच रहा है, और यहाँ पर वेजाइना के अंदर जो है वो कैसा एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट के सीक्रेशंस हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे कि स्पर्म जो है इनिशियली उसका मूवमेंट स्लो होगा, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में उसका मूवमेंट स्लो होगा। देन सर्विक्स एंड अपर जो एरिया है वहाँ पर उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उससे उसका मूवमेंट फास्ट होगा। अब इसको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सीमन से आता है, और सीमन के अंदर होता क्या है, 10% में स्पर्म होते हैं और 90% में फ्लूइड होता है। 90% फ्लूइड कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आता है, ओके। और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सीमन के अंदर क्या डालती है, फ्रक्टोज डालती है, प्रोस्टाग्लैंडिन डालती है, ओके, एंड सेमिनोप्लाज्मिन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक डालती है, जिससे कि क्या हो, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल वेजाइना के अंदर अगर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको क्या कर सके, वो डैमेज कर सके। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और फ्रक्टोज की एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है, स्पर्म आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ ही स्पर्म का मूवमेंट वेजाइना से किसकी तरफ होगा, सर्विक्स से और यूट्रस की तरफ होगा। बट यूट्रस के अंदर जो सीमन में सेमिनल वेसिकल के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन मिल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन इस यूट्रस की जो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी वजह से स्पर्म जो है आगे मूव करेंगे, और ये दोनों ही तरफ मूव कर सकते हैं, दोनों ही फेलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं। बट फेलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस वाला पॉइंट है, उस इस्थमस वाले पॉइंट पर ये जाकर रुक जाएंगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर किसका वेट करेंगे, ये सेकेंडरी oocyte का वेट करेंगे। अगर यहाँ सेकेंडरी oocyte होगी तो ये फर्दर मूव करेंगे, और सेकेंडरी oocyte पे क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा कीमो अट्रैक्टेंट्स जो है रिलीज करती, उनके होने से स्पर्म जो है फर्दर कहाँ मूव करते हैं, एम्पुला की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म का ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अब आप देखिए कि थर्ड जो हमारा है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में क्या होगा, बेसिकली मूवमेंट भी कैपेसिटेशन में है, और कैपेसिटेशन में जब स्पर्म जो है इसकी वॉल से टच कर रहा है, तो जब फेलोपियन ट्यूब की वॉल और इसकी जो यूट्रस की जो वॉल है उससे जब टच कर रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पर्म का जो आउटर पोर्शन होता है उस पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, सेमिनोप्लाज्मिन होते हैं। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, एंड स्पर्म जो है वो उस पर क्या बचेंगे, ओनली ग्लाइकोप्रोटीन्स बचेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन ही बचेंगे। तो स्पर्म की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और बेसिकली कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है, हेड वॉश हो रहा है, कंडीशनिंग हो रही है स्पर्म की। तो स्पर्म को इस लायक बनाया जा रहा है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। ना स्पर्म जब अब जो है कैपेसिटेशन हो चुका है, कंडीशनिंग हो चुकी है, तो स्पर्म जो है ये हमारा इस पर क्या है, ये हमारा जोना पेलुसिडा ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, और बेसिकली हमारा सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा पर ZP3 रिसेप्टर होते हैं जो कि स्पर्म को बाइंड कर सकते हैं। तो स्पर्म यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आकर जब बाइंड कर रहे हैं स्पर्म, तो स्पर्म बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वॉल जब वीक हो जाएगी तो यहाँ पर ये कैल्शियम एंट्री करेगी, और कैल्शियम की एंट्री होने से इनसाइड में जो एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम के अंदर कौन से एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीजेस मिलेगा, एक्रोसिन मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, हाइएलुरोनिडेज मिलेगा, ये सब क्या होंगे, ये रिलीज होंगे, और ये जो एक्रोसोमल जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर
रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, सारे के सारे एंजाइम्स जो है एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। अब ये एंजाइम अगर रिलीज होंगे तो उस एंजाइम के रिलीज होने से जोना पेलुसिडा लेयर क्या होगी, डैमेज होगी, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पूरी जोना पेलुसिडा पर पोर बन जाएंगे। अब स्पर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से इनसाइड में मूव कर जाएगा और स्पर्म कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंडरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन पर पहुँच जाएगा। अब स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है और सेकेंडरी oocyte पे जो ब्लू कलर का डॉट मैंने बनाया है ये बीटा यूनिट है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का जो डॉट है वो अल्फा सब यूनिट है। तो यहाँ पर स्पर्म का जो ग्लाइकोप्रोटीन है फर्स्ट टाइम पे बीटा सब यूनिट से बाइंड करेगा। बीटा सब यूनिट पे बाइंड होते ही क्या होगा, जितने भी सोडियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है यहाँ बाहर की साइड से इनसाइड में मूव करेगा, जिससे क्या होगा, सोडियम, काफ़ी सारा सोडियम इनसाइड में आ जाएगा ना। सोडियम की आने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इनसाइड वॉल बिकम पॉजिटिव, और इनसाइड वॉल जब अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनसाइड की वॉल अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो जो रिमेनिंग दूसरे जो स्पर्म हैं वो स्पर्म जो हैं वो बाहर वापस इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो जो फर्स्ट स्पर्म है, दिस इज स्पर्म नंबर 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो दिस फर्स्ट स्पर्म जो कि लकी स्पर्म कह सकते हैं, और जो मैजिक टच है उसके होने के बाद में ये क्या हो रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, ताकि क्या हो कि जो और दूसरे स्पर्म हो वो बाकी एंटर ना करें, ओनली वन स्पर्म ही एंटर करे, क्योंकि मल्टीपल स्पर्म अगर एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर ट्विंस और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सो जनरली यही होता है कि एक ही स्पर्म एंटर करता है, तो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पर स्पर्म जो है यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है अल्फा सब यूनिट से बाइंड होगा, जैसे ही अल्फा सब यूनिट से बाइंड होगा तो उस केस में क्या होगा, अब स्पर्म जो है यहाँ जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी वॉल जो होगी वो क्या होगी, ब्रेक होगी, एंड नाउ स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस मटेरियल है, वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। सो दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म, 23 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर ही रह जाएगी। क्लियर। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोर होता है, तो स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल आने से ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, दिस बिकम एक्टिवेटेड, एंड यहाँ से कैल्शियम बाहर निकलता है, और कैल्शियम के बाहर निकलने से क्या होता है, कैल्शियम के बाहर निकलने से जो लाइसोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर की लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड दीज लाइसोसोम, ये लाइसोसोम कहाँ मूव करेंगे, दे मूव नियर बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये इसके साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये अपने जो है लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज होंगे तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेंगे, ZP3 प्रोटीन को क्या कर देंगे, दे डैमेज द ZP3 प्रोटीन। ZP3 प्रोटीन अगर डैमेज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग स्पर्म है वो भी बाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दिस स्टेप इज नोन एज ए स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम और दूसरा क्या एक्टिवेशन करता है, जो सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, सेकेंडरी oocyte जो है अभी मेटाफेज स्टेज में फ्रीज है। ओके, सो यहाँ पर कैल्शियम क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और उसके एक्टिवेशन से क्या होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, तो पोलर बॉडी रिलीज होगी, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो क्या बनाएगा, फाइनली डेफिनेटिव ओवम बनाएगा। अब डेफिनेटिव ओवम और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। दिस फ्यूजन इज नॉन एज अ कैरियोगेमी। इस फ्यूजन के होने से पहले क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का मटेरियल डबल कर लेंगे, डीएनए का मटेरियल डबल कर लेंगे, और डबल मटेरियल होने से क्या होगा, जब ये फ्यूज होंगे तो उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में डीएनए मटेरियल होगा वो फर्दर डिवीजन में इस तरह से काम आता रहेगा, एंड देन फाइनली दे फॉर्मिंग व्हाट, जाइगोट। ये यहाँ पर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है,
फर्टिलाइजेशन जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम स्टेज को रिस्टोर करता है अगेन। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। थर्ड जो है जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट करेगा जिससे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर? सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि आखिर जब एक ही स्पर्म मिलियंस 500 मिलियन स्पर्म में एक ही स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करता है तो बाकी स्पर्म का होता क्या है? तो बाकी स्पर्म क्या होता है? डिग्रेड हो जाते हैं। बाकी स्पर्म क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाएंगे यूटराइन ट्यूब में और यूट्रस में, इसी एरिया में क्या हो जाएंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने फर्टिलाइजेशन के डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।